वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ पेपर 1, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं। इन चारों सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ए बी सी एंड डी। आज के लेक्चर में हम इसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस का। हम सिलेबस टॉपिक्स को देखेंगे, उसको को रिलेट कराएंगे वेरियस अदर टॉपिक्स गिवन इन सिलेबस। कुछ बेसिक डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है इक्वलिटी, कैसे इक्वलिटी इनइक्वलिटी से अलग है, क्या होती है पॉवर्टी, पॉवर्टी और एक्सक्लूजन का कोई एक कोरिलेशन है क्या, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन का कोई कोरिलेशन है क्या, कौन करता है यूज पॉवर्टी और कौन करता है यूज टर्म डेप्रीवेशन, इन सब बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं सिलेबस को। स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, सोशल मोबिलिटी। और स्ट्रेटिफिकेशन के कंसेप्ट में हम देखेंगे इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन। अब कंसेप्ट्स की बात करें तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या अपनी सोसाइटी इक्वल है? क्या आपकी फैमिली इक्वल है? शायद आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा, क्या आपकी फैमिली अनइक्वल है? क्या आपके फादर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं? आप कहेंगे शायद नहीं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्या इक्वलिटी का अपोजिट होता है इनइक्वलिटी? तो शायद आप आंसर ना दे पाए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है स्ट्रेटिफिकेशन, हायरार्की और इनइक्वालिटी में? शायद आप आंसर ना दे पाए। फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्या होता है नेचुरल डिफरेंस डिफरेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी में फर्क? मींस क्या कोई इनमें फर्क है? जो नेचुरल डिफरेंस होता है वही क्या इनइक्वालिटी बन जाती है? ये भी आपके माइंड में एक डाउट होना चाहिए। फिर एक और डाउट आएगा कि सर, एक टर्म है पॉवर्टी और एक टर्म है डेप्रीवेशन, इसको कैसे यूज किया जाता है? कुछ स्कॉलर्स पॉवर्टी यूज करते हैं, कुछ स्कॉलर डेप्रीवेशन टर्म को यूज करते हैं। फिर डेप्रीवेशन में भी हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन के बारे में और पढ़ेंगे रिलेटिव डेप्रीवेशन के बारे में। एग्जाम्पल के लिए, क्या अनिल अंबानी गरीब हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जी हाँ, अनिल अंबानी गरीब हैं विद रिस्पेक्ट टू मुकेश अंबानी। तो पहले केस में जो पॉवर्टी मेजरमेंट किया गया कि अनिल अंबानी गरीब हैं कि नहीं, उसको देखा गया एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हमने अनिल अंबानी को कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू मुकेश अंबानी, तो उसको कहा गया रिलेटिव डेप्रीवेशन। तो ये सभी कंसेप्ट्स रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझे जाएंगे, जिससे कि आपको इसको रटना ना पड़े और आप नेचुरल तरीके से इसको याद करते रहें। अब एक और टर्म है एक्सक्लूजन। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में पुट करना चाहता हूँ। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन? पहला डाउट। आपके माइंड में दूसरा डाउट क्या होना चाहिए कि सर, क्या पुअर लोग ही एक्सक्लूड किए जाते हैं? तो इसका आंसर मैं अभी दे देता हूं। एक टर्म लिखिए, रिच और प्रोस्टिट्यूट। एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि रिच है, तो आप बताइए अगर रिच है तो क्या वो पुअर हुई? आप कहेंगे नहीं सर, लेकिन मैं कहूंगा वो पुअर नहीं है, फिर भी वह एक्सक्लूडेड है सोशल लाइफ से। एक और एग्जांपल, सेक्सुअल माइनॉरिटी का। इसमें आप कौन सी कम्युनिटी देखते हैं? एलजीबीटी कम्युनिटी देखते हैं। इस कम्युनिटी को क्या वो सभी राइट्स मिले हुए हैं जो एक नॉर्मल मेल या फीमेल को मिले हुए हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं। इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी में लोग शायद अमीर हों, रिच हों, लेकिन फिर भी वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको एक्सक्लूजन का। जेंडर बेस्ड, रिच विमेन, रिच विमेन। अब देखिए, सबरीमाला में एंट्री बैन की गई थी विमेन की, चाहे वो रिच हो या वो पुअर हो। तो पॉवर्टी कभी रिलेट भी करती है एक्सक्लूजन से, और कभी कभार एक्सक्लूजन और पॉवर्टी का रिलेशन नहीं भी होता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स और डेफिनेशन से हम समझेंगे। फिर सब टॉपिक बी, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मीन्स ये जो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हायरार्की के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जिसको मैं कहता हूं सोशियोलॉजिकल चश्मा।
या आइडियोलॉजिकल चश्मा, किस आइडियोलॉजी से उसको देखा जाए। जैसे इनइक्वालिटी को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कैसे देखते हैं? आप बताइए, समाज में अगर इनइक्वालिटी है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे चलता है कल्चर, मीन्स अगर है तो फंक्शनल है, मीन्स इनइक्वालिटी होनी चाहिए। एज पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, इनइक्वालिटी ही सोशल ऑर्डर बनाने में मदद करती है। अब देखते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसे कहते हैं, या कार्ल मार्क्स से एसोसिएटेड जो थ्योरी है, या मार्क्सियन राइटिंग्स पर बेस्ड जो थ्योरी है। उसमें आपने देखा क्लास बेस्ड एनालिसिस की जाती है या इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस होती है। वहाँ पर हैव और हैव नॉट्स के रिस्पेक्ट में सब चीज़ें देखी जाती हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट कहेंगे अगर कोई इनइक्वल है तो वो इसलिए है क्योंकि कोई उसको बना रहा है, मीन्स इनइक्वलिटी मैन मेड थिंग है और किसी ने डिलिबरेटली इसको चाहा है, मीन्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ हैव्स द इनइक्वालिटी इज क्रिएटेड बाय देम। उसके बाद हम देखेंगे वेबेरियन थ्योरी को। वेबेरियन थ्योरी में हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम और हायरार्किकल सिस्टम और इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्टेटस, क्लास एंड पार्टी। तो स्टेटस, क्लास एंड पार्टी, यहाँ पर मैंने 3 शब्द बोले, स्टेटस, क्लास एंड पार्टी। देखिए, स्टेटस को आप सीधे सीधे समझिए, अगर इंडिया के एग्जाम्पल में कहें कास्ट ग्रुप से। जैसे अगर आपने रोड्स पर देखा होगा, लोग अपनी कार की रियर विंडशील्ड पर क्या लिखते हैं? अपनी कास्ट लिखते हैं। रियर विंडशील्ड पर आपने क्या देखा? कास्ट लिखी हुई। या फिर वो लिखते हैं अपनी पार्टी के बारे में। जैसे आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष, गाड़ियों में लिखा हुआ देखा होगा, जिला अध्यक्ष कोई भी पार्टी ABC। क्या आपने कभी गाड़ियों में लिखा देखा इंडस्ट्रियलिस्ट, या आपने गाड़ियों में लिखा देखा स्वीपर? शायद नहीं, या बहुत कम ही लिखा देखा होगा। तो ऐसा क्यों है? लोग अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को दिखाना क्यों चाहते हैं? लोग अपने स्टेटस ग्रुप को दिखाना क्यों चाहते हैं? लोग अपनी क्लास को क्यों कम दिखाते हैं? क्या वो क्लास के बारे में अवेयर नहीं होते? शायद हाँ। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी कास्ट क्या है, तो शायद आप विद इन फ्यू सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स आंसर दे देंगे। आप अपने स्टेटस ग्रुप के बारे में एक्यूटली अवेयर होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आप अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में एक्यूटली अवेयर होते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पावर ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं, ये सब जानते हैं आप। लेकिन मैं आपसे कहूँ आपकी क्लास क्या है? आप अपर मिडिल क्लास में हैं, लोअर क्लास में हैं, मिडिल क्लास में हैं, या अपर क्लास में हैं? किस क्लास में हैं? तो शायद इसकी एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए लोग अपने आप को क्लास में सही से जान नहीं पाते हैं। इसलिए आपको वो रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखेगी रियर विंडशील्ड ऑफ कार्स। ये तो बात हुई वेबेरियन थ्योरी की। हम चर्चा कर रहे थे कैसे स्टेटस, क्लास और पार्टी इनइक्वलिटी या स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम या हायरार्की को प्रमोट या डिमोट करती है। ये सब हम पढ़ेंगे वेबेरियन थ्योरी में। आप समझिए, अगर कोई अपनी कार की विंडशील्ड पर अपनी कास्ट लिख रहा है तो आप बताइए वो इक्वलिटी प्रमोट कर रहा है या इनइक्वलिटी? अगर कोई अपनी कार की विंडशील्ड पर लिख रहा है अपनी पार्टी का नाम जो कि पावर में है, तो क्या वो इक्वलिटी प्रमोट कर रहा है इनइक्वलिटी? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीन्स लोग अनइक्वल हैं, हायरार्कल हैं, या एक स्ट्रेटिफाइड सिस्टम में हैं, तो कैसे हैं? वो हैं क्लास बेसिस पर, अमीर हैं या गरीब हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हैं, अपनी वेल्थ के बेसिस पर हैं। स्टेटस ग्रुप मीन्स वो एक हायरार्कल सेटअप में हैं ड्यू टू स्टेटस ग्रुप्स लाइक कास्ट, और हायरार्कल सेटअप एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू जेंडर। अब जेंडर का एक अच्छा सा एग्जांपल आप देखिए, इवन फैमिली में भी एक हायरार्की बनी हुई है, एक अनइक्वल सेटअप बना हुआ। तो ये है एक डायमेंशन इसकी, हायरार्की या इनइक्वलिटी की या स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की। ये सब हम पढ़ेंगे इन तीनों में डिफरेंस होता क्या है। फिर 2 टर्म्स हैं एथनिसिटी एंड रेस, इसके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कैसे एथनिसिटी भी इनइक्वलिटी को जनरेट करती है। और एक टर्म है रेस, इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रेसिज्म के बारे में, कैसे
यूरोपियंस ने पूरी दुनिया को पागल बनाया और एक शब्द दिया साइंटिफिक रेसिज्म, और जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया और एक थ्योरी लेके आए वाइट मैंस बर्डन। मीन्स जो भी सेवेजेस हैं, जो भी ये जंगली जानवर जैसे लोग हैं, इन सबको हम यूरोपियंस, क्योंकि हमारी रेस अच्छी है, इनको सुधारेंगे। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस था किसका? इनइक्वालिटी का। ये भी क्या दिखा रही है? इनइक्वालिटी। तो ये सब हम डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। और हम क्या देखेंगे इसमें? हम देखेंगे क्या होता है डिफरेंस एथनिसिटी और रेस में। क्या जरूरत पड़ी कि एक नए टाइप का स्टेटिफिकेशन की डायमेंशन को एक्सप्लोर किया गया आफ्टर हिटलर्स राइज? मीन्स हिटलर ने ऐसा क्या किया कि ये रेस के कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया और फिर एथनिसिटी को आगे कर दिया गया। चैप्टर नंबर 4 जो है सोशल मोबिलिटी, या सब टॉपिक 4 जो है सोशल मोबिलिटी, इसमें हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स के बारे में। मीन्स जो भी हमने स्टेटिफाइड सिस्टम देखा, जो भी हायरार्किकल सिस्टम देखा, उसमें क्या कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी है? मान लीजिए एक सोशल लैडर ऐसी है जिसमें लोग फिक्स हैं, कोई एक लेवल 1 पर है, लेवल 2 पर है, लेवल 3 पर है, लेवल 4 पर है। क्या कोई चांस है लेवल 1 वाला लेवल 2 पर चला जाए, या लेवल 1 वाला लेवल 3 पर चला जाए, या 4 पर चला जाए, या 2 वाला 3 पर चला जाए, 3 वाला 4 पर चला जाए? अगर ऐसा चांस है तो उस सोसाइटी को कहते हैं ओपन सोसाइटी। अगर ये चांस नहीं है, मीन्स सोसाइटी में जो लेवल 1 पर है वो लेवल 1 पर रहेगा, लेवल 2 पर है 2 पर रहेगा, 3 पर है 3 पर रहेगा, 4 पर है 4 पर रहेगा। मीन्स अपनी जनरेशन में रहेगा तो रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्लोज सिस्टम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इंडिया एक ओपन सोसाइटी है या क्लोज सोसाइटी है? यहाँ पर मोबिलिटी को कैसे देखा जाता है? फिर मैं आपको इसी में, क्योंकि मैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा और उसको एसोसिएट करूंगा सोशल मोबिलिटी से, तो इसलिए हम उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, जिसमें हम जानेंगे वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के बारे में। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो चेंज करके आए कांग्रेस को और शिफ्ट हो गए बीजेपी में। तो क्या उनका कोई स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में चेंज हुआ? मीन्स क्या उनका लोड बढ़ा, क्या उनकी इज्जत बढ़ी, समाज में इनइक्वलिटी कैसे बढ़ी, ये सब भी देखेंगे। फिर उसके बाद छोटा सा टॉपिक है सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी के कॉज क्या होते हैं और सोर्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में देखेंगे कि मोबिलिटी कहाँ से जनरेट होती है। जैसे आप अगर अच्छी डिग्री हासिल कर लें तो आप अपार मोबिलिटी को गेन कर सकते हैं। आप एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट को गेन कर लें तो आप सोशल मोबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 को आप अप्लाई कर सकते हैं चैप्टर नंबर 7 के सब टॉपिक बी में, पावर इलाइट, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज में। देखिए कहाँ पर वेबेरियन थ्योरी में आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कैसे लोग स्टेटिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ग्रुप। चैप्टर नंबर 9 सब टॉपिक डी, पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसको हम रिलेट करा सकते हैं डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। तो ये टॉपिक आप एक दूसरे से कोरिलेट करा सकते हैं। उसके बाद पेपर 2, उसमें सोशल स्ट्रक्चर में सोशल क्लासेस इन इंडिया। इसमें आप देखिए ये भी स्टेटिफिकेशन सिस्टम है, इसको हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। आल दो आप इसकी जो बेसिक थ्योरी है स्टेटिफिकेशन सिस्टम की, वो इससे रिलेट करा सकते हैं। फिर टॉपिक नंबर 5 सिस्टम्स ऑफ किनशिप इन इंडिया, इसमें सब टॉपिक ई, पैट्रियार्की, इंटाइटलमेंट्स एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें भी आप जेंडर बेस्ड स्टेटिफिकेशन सिस्टम को देख सकते हैं, तो इससे भी आपको रिलेट करा सकते हैं। और इंटाइटलमेंट का मीनिंग होता है हिंदी में हकदारी। मीन्स महिला को हक में क्या मिला है, किनशिप में महिला को हक में क्या मिला है, महिला को क्या मिला है, ठंडा खाना, और क्या मिला हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, और क्या मिला हुआ है, पैट्रियार्की, और महिला को क्या मिला हुआ है, इंटाइटलमेंट महिला के क्या है, डबल बर्डन ऑफ वर्क, डबल बर्डन ऑफ वर्क, और महिला को क्या मिला हुआ है, ग्लास क्लिफ और ग्लास सीलिंग जैसे कुछ इफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट,
डिस्पैरिटी इन वेजेस, पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाहें हैं, महिलाओं की तनख्वाहें कम हैं, तो ये सब इंटाइटलमेंट्स हैं एक किसी महिला के। तो ये भी इनइक्वलिटी है जेंडर बेस्ड, तो इसको भी आप कोरिलेट करा सकते हैं। आल्दो ये सभी टॉपिक्स हम जब पेपर 2 डिस्कस कर रहे होंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी बेसिक्स जो हैं चैप्टर नंबर 5 के, वो इस चैप्टर में लग जाएंगे। फिर उसके बाद टॉपिक सी, सोशल चेंजेस इन इंडिया, उसमें थर्ड चैप्टर में देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिया, उसमें वर्किंग क्लास। तो यहाँ पर क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये देखिए क्लास जो वर्ड है वो हम अपने इस लेक्चर सीरीज में कवर कर रहे होंगे। फिर एक और टॉपिक है स्लम्स एंड डेप्रीवेशन इन अर्बन एरियाज। तो हम स्लम में डेप्रीवेशन कहाँ पे है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ये जो डेप्रीवेशन का कंसेप्ट है, जैसे रिलेटिव डेप्रीवेशन, एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन एंड मल्टीपल डेप्रीवेशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, ये भी एक टॉपिक है पेपर 2 का, उसमें एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स। आप जो डेफिनेशन है एथनिसिटी की, एथनिसिटी होती क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में ही सीखेंगे। फिर विमेंस मूवमेंट्स, ये विमेंस मूवमेंट्स क्यों हो पाए, क्योंकि जेंडर बेस्ड इनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको हटाने के लिए, उसको टर्न डाउन करने के लिए विमेन मूवमेंट लाए गए। ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट्स में आप क्या देख रहे हैं, स्टेटस ग्रुप बेस्ड इनइक्वलिटी है, इसलिए ये मूवमेंट आए। यहाँ पर आप डोमिनेंट कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, डोमिनेंट कास्ट होती क्या है, इसको क्यों कहा जाता है डोमिनेंट कास्ट, ये जानेंगे। फिर सबसे लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी जो सब टॉपिक्स हैं पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वलिटीज, सेम टू सेम टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 5 में भी मिलेगा। कैसे, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, इनइक्वलिटी, और यहाँ पर भी पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वलिटीज, लेकिन इसको कैसे देखना है सोशल चेंज के रिस्पेक्ट। फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वही पैट्रियार्की एंड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर वाली बात, या जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी, उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। फिर कास्ट कन्फ्लिक्ट, तो ये क्यों है, सोशल स्टेटस बेस्ड इनइक्वलिटी है, उसमें प्रॉब्लम है, और वेबर क्या कह रहे हैं, स्टेटस ग्रुप कहते हैं इसको। तो ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं सिलेबस से। फिर आपने देखा एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी एक टॉपिक है, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एथनिसिटी, तो इसको जो कवर करेंगे वो हम इसमें एथनिसिटी के बारे में कवर करेंगे। ये देखिए एथनिसिटी, तो ऐसे इस टॉपिक को कोरिलेट कराएंगे। देखिए मैंने एक जगह सब टॉपिक लिख दिए हैं, विमेन, कास्ट कन्फ्लिक्ट, एथनिक कन्फ्लिक्ट, कास्ट ग्रुप मीन्स स्टेटस ग्रुप, विमेन्स मूवमेंट, तो ये सब टॉपिक्स आप एक दूसरे से कोरिलेट करा सकते हैं। अब देखिए आपके माइंड में कुछ डाउट होंगे, क्या सर इक्वल सोसाइटी क्या होती है, ठीक है सर, अगर सोसाइटी इक्वल नहीं है तो क्या सोसाइटी अनइक्वल होती है, ये भी एक डाउट होना चाहिए। सर मेरी सोसाइटी ना इक्वल समझ में आती है ना अनइक्वल समझ में आती है, तो फिर क्या है, ये भी एक डाउट है। एक और डाउट है, सर नेचुरल डिफरेंस तो समझ में आता है, नेचुरल डिफरेंस सोशल इनइक्वलिटी कैसे बन जाती है, ये भी एक डाउट है। चलिए सर पॉवर्टी तो समझ में आती है, एक्सक्लूजन का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्सुअल माइनॉरिटी, उसको पॉलिटिकल राइट्स बहुत बाद में मिल पाए, इन केस ऑफ इंडिया मींस उसको एक्सक्लूड कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। मींस एक ट्रांसजेंडर वोट डाल पाया, कब, 1994 में। एक ट्रांसजेंडर को इंडिया में वोटिंग राइट्स कब मिले, 1994 में, उससे पहले उसको वोट डालने के लिए मनाही थी, मींस उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब समझिए वो ट्रांसजेंडर जिसको वोटिंग राइट्स 1994 में मिले, वो रिच भी था पहले, मींस रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। तो पॉवर्टी और एक्सक्लूजन कभी कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं, तो एक मैसी सा रिलेशन है। फिर आप देखेंगे राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इस सेक्सुअल माइनॉरिटी को अपने आप को आइडेंटिफाई भी ये नहीं कर सकते, अभी तक ये नहीं मिला हुआ है। मींस अगर सेक्सुअल माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कहना है, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अभी तक ये राइट इनको नहीं मिला है, इसके लिए ये लड़ रहे हैं।
जबकि एक मेल को मेल कहने वाला कौन होता है? मेल ही होता है। फीमेल को कोई फीमेल कौन कहेगा? वो फीमेल ही कह सकती है। लेकिन एक ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर कौन कहेगा? ब्यूरोक्रेट। उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक्सक्लूजन में हम पढ़ते हैं जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन। जैसे विमेन है, वो रिच भी हो सकती है, लेकिन सबरीमाला में उसको एंट्री नहीं थी। तो पॉवर्टी और एक्सक्लूजन ऐसे कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। इसका भी रिलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे हायरार्कल सिस्टम के बारे में, हायरार्कल पोजीशन के बारे में और स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इन तीनों में क्या कोई डिफरेंस है? अगर है तो वो क्या है? दो व्यूज हैं स्कॉलर्स के, उन दोनों व्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि लोग स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम और हायरार्कल सिस्टम में कैसे डिफर कर पाते हैं, कैसे लोग इनइक्वलिटी को हायरार्कल सिस्टम और स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम से रिलेट करा पाते हैं। ये भी डाउट आपके क्लियर होंगे आने वाले लेक्चर्स में। अदर देन दिस हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। हम देखेंगे एक व्यक्ति एडीएम होता है और एक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी है उसी समय में। तो एडीएम को अगर चीफ सेक्रेटरी से कंपेयर किया जाए तो इनका कंपेरिजन क्या सिमिलर है एक ठाकुर को एक दलित से कंपेयर किया जाए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आंसर हाँ है तो शायद आप स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को जानते नहीं हैं सही से। आप ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में जानते नहीं हैं। आप हायरार्कल सिस्टम और स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का डिफरेंस जानते नहीं हैं। अगर आप इसका आंसर बता पा रहे हैं कि सर ये दोनों क्लासिफिकेशन, ये दोनों कंपेरिजन डिफरेंट हैं, ये क्यों हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जानेंगे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कैसे प्रमोशन हो रहा है। देखिए यहाँ से कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक एक क्या इंसिग्निया का मीनिंग है। हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज जैसे एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होती है, इसको कैसे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं, कैसे ये इनइक्वलिटी बढ़ा रही है, मीन्स इसका क्या रोल है इनइक्वलिटी को इंक्रीज करने में, और क्या इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है इसको जानेंगे, कैसे इसका जेंडर कनोटेशन है वो भी देखेंगे, जेंडर के रियल में भी इसको स्टडी करेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में वाइट ब्यूटी नॉर्म के बारे में। वाइट ब्यूटी नॉर्म ये क्या है भाई? आपने एक ऐड देखा होगा फेयर एंड हैंडसम, या आपने देखा होगा फेयर एंड लवली। मीन्स जो कलर में फेयर है वही हैंडसम हो सकता है, जो कलर में फेयर है वही लवली हो सकता है। क्या आपने किसी कंपनी का नाम देखा है ब्लैक एंड लवली? ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या फेयर ही लवली हो सकता है और कैसे ये चीज इनइक्वलिटी को बढ़ा रही है, इसके बारे में जानेंगे। हम देखेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में कि लोग अपनी पोजीशन कैसे चेंज करते हैं सोसाइटी में। देखिए कैसे ये बंदे अपनी क्लास पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। मेथड्स ऑफ चेंजिंग पोजीशन। फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी के बारे में, ये क्या होता है, कैसे सिंधिया साहब कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, क्यों इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, और ज्वाइनिंग के बाद जब इनको कैबिनेट में जगह मिल जाती है तो कह दिया जाता है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो क्या डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में? हम इसको देखेंगे सीजीआई के एग्जाम्पल से, हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के एग्जाम्पल से, फर्स्ट एमंग इक्वल्स के एग्जाम्पल से। तो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे शॉर्ट रेंज मोबिलिटी और लॉन्ग रेंज मोबिलिटी के बारे में। जैसे लोअर क्लास से एक पर्सन मिडिल क्लास में जा सकता है, एक पर्सन मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकता है, एजिबिलिटी है, लेकिन लोअर क्लास से अपर क्लास में जाने के लिए शायद सोसाइटी रेडी नहीं होती। तो इसलिए लॉन्ग रेंज मोबिलिटी को ऑब्जर्व नहीं किया जाता इस सोसाइटी में, जबकि शॉर्ट रेंज मोबिलिटी को ऑब्जर्व फ्रिक्वेंटली किया जाता है। तो इसको भी देखेंगे क्या होता है शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज मोबिलिटी और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या अमेरिका ओपन सोसाइटी है या अमेरिका एक हायरार्कल सोसाइटी है? क्या अमेरिका में इनइक्वलिटी नहीं है या अमेरिका में सभी इक्वल हैं? फिर हम देखेंगे मार्क्सिस्ट व्यू ऑन इनइक्वलिटी और हम देखेंगे लंपन प्रोलेटेरिएट के बारे में, एक
टेक्निकल टर्म है, मार्क्स के द्वारा दिया गया, ये है लंपन प्रोलेटेरिएट। ये कौन होते हैं, इनका क्या रोल है रिवॉल्यूशन में, ये जानेंगे। और कैसे ये इनइक्वलिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये इमेज है और ये इमेज दिखा रही है सोशल एक्सक्लूजन को। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? इस सोसाइटी में क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं? आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब है? ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो इसके लिए रैंप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर रैंप नहीं होगा तो क्या ये ऊपर जा पाएगा? शायद नहीं। तो क्या सोसाइटी इक्वल है? बताइए। या गवर्नमेंट इसको इक्वल बना रही है कि नहीं बना रही है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सोशल एक्सक्लूजन में ये सब देखेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। सोशल एक्सक्लूजन, फिर कुछ रिसेंट न्यूज पढ़ेंगे। सबरीमाला ओपन टू ऑल, टेम्पल्स वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो कैसे सोशल एक्सक्लूजन से हम जा रहे हैं सोशल इंक्लूजन की तरफ, ये जर्नी के बारे में देखेंगे। सोशल इंक्लूजन, तो क्या होता है एक्सक्लूजन और क्या होता है इंक्लूजन, ये भी जानेंगे। फिर एक एग्जांपल देखेंगे, रॉयल शिमला क्लब का नो डॉग्स और इंडियंस अलाउड। ये ब्रिटिशर्स के समय का है और देखेंगे कैसे ये एक्सक्लूजन कंसेप्ट को बता रहा है, मीन्स एक्सक्लूजन कंसेप्ट को इससे रिलेट कराएंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे लॉर्ड राम एंड किन्नर स्टोरी। हम देखेंगे कैसे तृतीय लिंगों को इंडिया में देखा जाता था, मीन्स एक टर्म है ट्रेडिशनल इंडिया वाज वे मोर मॉडर्न देन मॉडर्न इंडिया। इसके बारे में जानेंगे कि ट्रेडिशनल इंडिया में कैसे मॉडर्निटी थी, मीन्स ट्रेडिशनल इंडिया में कैसे मॉडर्निटी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो सेक्सुअल माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे ट्रेडिशनल इंडिया कैसे सोचता था, जबकि मॉडर्न इंडिया कैसे सोच रहा है, ये भी जानेंगे। फिर कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, जैसे प्राइड स्टेशन और पद्मश्री अवार्ड डेडिकेटेड टू सेक्सुअल माइनॉरिटी। तो इन सब रियल लाइफ एग्जांपल से हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर इस चैप्टर से हम रियल लाइफ एग्जांपल निकाल दें तो शायद ये आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हैं, इसलिए इंटैक्ट बने रहिए और ये सीरीज फॉलो करिएगा चैप्टर नंबर 5 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल से लेक्चर कंटिन्यू होंगे। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।